नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और हम उनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति पर और योगी महाराज जी की फ्रंट फुट बैटिंग के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है बाबा रामदास जी, जयपुर डायलॉग्स पर। जय हो, जय श्री आरंभ राम। करने से आरंभ करने से पूर्व सभी दर्शकों से अनुरोध कर देना चाहता हूं कि 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग समिट 2024 होगा यहाँ क्लार्क साम्यूर जयपुर में, जिसके की रजिस्ट्रेशन अभी शीघ्र ही आपके सामने आ जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और ये जो क्यूआर आप देख रहे हैं उसको स्कैन करके आप कृपया हमारी जो क्राउड फंडिंग चल रही है उसमें सहयोग करें। हमारे 80 से अधिक यहाँ पर राष्ट्रवादी चिंतक, लेखक इत्यादि आएंगे, तो एक बड़ा आयोजन होगा। आपके योगदान के बिना यह सफल नहीं हो सकता। इसके लिए आप लोगों से विशेष प्रार्थना है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, क्यूआर भी है। दोनों के माध्यम से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं और इस बड़े हिंदू नैरेटिव को बनाने में, हिंदू इकोसिस्टम के बनाने में हमारी सहायता अवश्य करें। बाबा जी भी वहाँ होंगे। तो आइए बात करते हैं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जिस तरह की बैटिंग चल रही है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि अभी 1.5-2 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई हादसा हो गया था और वो सीटें कम आई थी उनकी। और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो तो बिल्कुल उसी गुंडई पर उतर आए हैं, जो पहले किया करते थे। आज एक ट्वीट आया सवेरे-सवेरे। उसने उन्होंने कहा कि भाई कि आरोपियों का पहले डीएनए टेस्ट करो और यदि डीएनए टेस्ट में गलत पाया जाए तो अधिकारियों पर कार्रवाई करो। और उसके साथ में कोई जौनपुर की फ़ोटो लगा दी। लोगों ने आलोचना की तो वो फ़ोटो तो उसको तो डिलीट कर दिया और फिर फ़ोटो हटा के दोबारा उसको ट्वीट किया। और उनके जो प्रिय हैं अयोध्या के राजा, जिनको उन्होंने इतना बढ़ा-चढ़ा के ये बताया था, जैसे कि मान लीजिए यदि रावण जो है वो अयोध्या पे विजय कर लेता तो जिस तरह से अट्टहास करता, उसी प्रकार की कुछ प्रवृत्ति वो दिखा रहे थे। वो अयोध्या के राजा जो हैं वो अपने ही बीकापुर के बगल में भदरसा नाम का कस्बा है और उसके पुराने दंगाई मोहित खान जो उनका ख़ास आदमी है, उसको जानते ही नहीं। उनसे कोई पूछता है आप उसको जानते हैं तो अंग्रेज़ी में बात करने लगते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। योगी जी ने उसको बैकफुट पर कर दिया है। क्या देख रहे हैं आप? सर देखिए, समाजवादी पार्टी जब गुंडे, बदमाश, माफिया ऐसे एलिमेंट्स का जब पक्ष करना होगा, बचाव करना होगा, उनको प्रश्रय देना होगा, उनको पैदा करना होगा, उनका पोषण करना होगा, उनको मॉरल सपोर्ट देके, उनको हर किस्म का सपोर्ट देके जब इन गुंडे माफियाओं को बढ़ाना होगा ना, तो उसमें कभी भी समाजवादी पार्टी बैकफुट पे नहीं जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जब जिन दिनों लालू यादव का राज था और जंगल राज चल रहा था बिहार में, तो किसी ने पूछा कि आखिर लालू यादव ये कानून व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम क्यों नहीं करते बिहार में? अगर लालू यादव के आने से बिहार में इतनी अराजकता, जंगल राज क्यों हो जाता है? तो उस समाजवादी एक चिंतक थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि साहब, जो लालू यादव का जो समर्थक वर्ग है बिहार में, वो इसी अराजकता में फलता फूलता है, बढ़ता है। वो उसको यही अराजकता चाहिए, वो इसी लॉलेसनेस में ही पनपता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न रहता है, वो इसी अराजकता पे ही जिंदा रहता है। इसलिए दे लव दिस एनार्की। सर सेम थिंग अप्लाइज विद अखिलेश यादव एंड हिज फॉलोअर्स एंड हिज वोटर्स। देखिए, आज अखिलेश यादव का समर्थक को बाबा जी के राज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सर वो अपनी अराजकता नहीं कर सकते समाज में। उनको मालूम है अगर जोर से खांस भी दिए ना, तो ही बाबा जी की पुलिस आ जाएगी, बाबा जी आ जाएंगे, बाबा जी का बुलडोजर आ जाएगा।
और जैसे ही उनको जरा सी आहट सुनाई दी कि यार हम आ सकते हैं, नहीं अभी हमारी पार्टी में जान बाकी है, थोड़ी सांस आ गई, थोड़ी इनकी सीटें आ गई तो इनको सांस आ गई, देखिए इनकी अराजकता फिर शुरू हो गई है। इनका मतलब हमारे यहाँ गांव में एक कहावत कहते हैं सर लोग, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, कि जब इनका शासन आता है ना तो कहते हैं कि इकुल तहसील खांच देते हैं, मतलब तहसील में इतनी ज्यादा आवाजाही इनकी बढ़ जाती है और एड़ी उठा के चलते हैं, पंजे पंजे चलते हैं, इतना जोश हो जाता है। तो सर ये अखिलेश यादव का जो समर्थक वर्ग और वोटर है वो एनआरकी को पसंद करता है, एनआरकी में ही लूटपाट। तो ये मोहित खान जैसे ये जो भी है ये सर इनको, अच्छा समाजवादी पार्टी ऐसे तत्वों के आगे बढ़ने के लिए, पोषण के लिए जानबूझ के माहौल क्रिएट करती है। मुझे अच्छी तरह याद है सर, मैं एक बार मेरा कोई मसला था तो मैं गया, तो मुझसे जिले के एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले सवाल पूछा कि कंप्लेंट किसके खिलाफ। तो कंप्लेंट जो है एक वो वैश्य समुदाय बनिया के खिलाफ थी। उन्होंने बोला फिर ठीक है, क्योंकि अगर जाति विशेष और वर्ग विशेष के खिलाफ कंप्लेंट होगी तो थाना लेगा ही नहीं। मतलब इस कदर अपराध करने की छूट दी जाती है कि कुछ भी। अच्छा आप बताइए सर, लैंड ग्रैबिंग के केस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, किसी की भी जमीन पर कब्जा हुआ। मेरे एक मित्र हैं वो बताते हैं सर कि उनका एक प्लॉट था और उस प्लॉट पे वो उन्होंने चार दीवारी करके छोड़ रखा था, गेट लगा रखा था, प्रयागराज की बात है ये। और एक दिन किसी ने उनको बताया कि अरे वो आपका जो प्लॉट है उस पे तो वहां तबेला खुल गया, आपने तबेला खुलवाया, वहां भैंसे रखी है। बोला नहीं नहीं, भाग के गए तो एक जो है मियाँ जी जो है वहां पे एक शेड बना हुआ था, उसके नीचे उनकी स्कॉर्पियो खड़ी और 8-10 भैंसे। ये क्या, तो हमारी जमीन है, हमारा प्लॉट है बीच शहर में। सर वो बताते हैं कि मैं सिर पटक के रह गया, मैंने पूरी कोशिश कर ली, समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव की सरकार थी सर, प्रयागराज में कुछ नहीं हुआ। तो जो एसएचओ था वो सभादार आदमी था, तो उसने वो जो अच्छा जिनकी जमीन थी वो राय साहब थे, तो उन्होंने कहा कि राय साहब परेशान मत होइए, जब तक ये पार्टी है समाजवादी पार्टी बस तभी तक इनकी गुंडई चल रही है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने साफ कह दिया, कहते ये सरकार कल चली जाए ये जमीन आपकी खाली हो जाएगी। सर यही हुआ, जैसे ही बाबा ने शपथ ली सर वो जमीन अपने आप खाली हो गई। ये एकदम सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, प्रयागराज की। और सर उसी प्रयागराज में अतीक अहमद किसी भी जमीन, किसी भी मकान, किसी भी दुकान जिस पे उंगली रख देता था वो उसकी हो जाती थी। और फिर उसी प्रयागराज में हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ जाइए, आप कुछ कर लीजिए, आप उससे खाली नहीं करा पाते थे। तो आखिर इस ऐसे गुंडों को, ऐसे माफियाओं को, इस तंत्र को प्रश्न किसने दिया? इसी समाजवादी पार्टी ने। तो सर समाजवादी पार्टी पर डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराएगी? सर ये गुंडे इन्हीं के पाले। और एक बात बताऊं आपको सर, वो जो है ना क्या नाम, रविश पांडे जब पूछता है ना कि क्या हो जाएगा अगर किसी वर्ग विशेष की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, सर यही होगा कि हमारे घर में घुस के हमारी बेटियों के साथ ये सब यही सब करेंगे और हम अपनी हर बच्ची का टेस्ट कराना पड़ेगा हमें। ये इस देश के नागरिक को समझ लेना चाहिए कि ये उनके पास आखिरी मौका है, नहीं तो उस दिन के लिए तैयार रहें।
हर घर में हर बच्चे के साथ यही होगा जो आज उस बच्चे के साथ अयोध्या जी में हुआ है। और एक में इसमें एक और भी बात देखने वाली है कि इस समय, इससे पहले ही ये कांड तो बाद में हुआ है, उसके पहले ही योगी महाराज जिस भाषा में बोल रहे थे वो पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उनकी जो एक क्षुधा है वो शांत हो रही है, क्योंकि जो कुछ भी मोदी जी के इलेक्शन में जिस तरह की बातें बोली जा रही थी वो उनको सबको बड़ी अपॉलोजेटिक, बड़ी डिफेंसिव सी, और केवल ये बताने वाली कि ये देखो ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये माइनॉरिटी को ये कर रहे हैं, वो माइनॉरिटी को वो कर रहे हैं। और जितनी बातें इलेक्शन के समय जो भी एग्रेशन जो भी दिखाया गया बातों में, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन यदि कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। इसलिए आप देख रहे हैं इस समय कि योगी बाबा की पॉपुलैरिटी कम से कम उत्तर प्रदेश में उफान पर है। आप क्या सोचते हैं? सर मैं आपका कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो वीरेंद्र भट्ट जी के साथ और वो थे ना ओमकार भाई के साथ, कली की तो बात है। तो हाँ, कल आपने की कहा बात। कि वो आपने कहा ना जो एक कि योगी जी ने बड़ी लकीर खींच दी है। सर वो आपने एकदम सच कहा था कि आज की तारीख में इस देश में एजेंडा योगी जी सेट कर रहे हैं और मोदी जी को उस एजेंडे को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का जो कोर वोटर है ना वो यही चाहता है, उसको किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, गोमती नगर वाला जो केस हुआ उसमें तो सिर्फ एक मुसलमान है, एक यादव जी हैं और बाकी लगभग 15 से ज्यादा सामान्य हिंदू लड़के हैं। आप बताइए एक भी हिंदू उन शोहदों के पक्ष में खड़ा हुआ? आप बताइए मुझे, एक ने भी कहा कि नहीं गलत हुआ कि और उनको छोड़ दीजिए, और उनका सबने कहा कि नहीं शोहदों के साथ यही ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप सर एक बार बताइए ना, हमने आज तक कभी भी किसी गुंडे का पक्ष नहीं लिया, चाहे वो हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो, अपना भाई क्यों ना हो, हमारा नहीं, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सर देखिए मोदी का कोर वोटर इसी नेचर का है, वो मतलब घोर घनघोर राष्ट्रवादी है, उसके लिए राष्ट्र प्रथम है और वह यही पॉलिसी चाहता है, वो नहीं चाहता। अच्छा सर एक चीज और बताओ आपको, जो मोदी का जो वोटर है ना, जो भाजपा को जो कोर समर्थक है, वो अपना खुद का तुष्टीकरण भी नहीं चाहता। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारा पैसिफिकेशन कीजिए, हमारा तुष्टीकरण कीजिए, हमको खुश करने के लिए नियम कानून बनाइए, हमको खुश करने के लिए सरकार बनाइए। वो कहता है कि नहीं राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र को आगे ले जाइए, उसके लिए हमें अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है, परेशानी होती है, कोई बात नहीं, राष्ट्र पहले है। सर इनका क्या है कि हमें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, हमारा वोटर खुश रहना चाहिए, हमारा समर्थक खुश रहना चाहिए। अभी कह रहा है ना वो कि डीएनए टेस्ट कराऊंगा मैं, डीएनए टेस्ट कराओ, वो उन गुंडों के समर्थन में जाके खड़ा हो गया। अभी आप देख लीजिए, अभी वहां इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, वहां बुलडोजर बुलडोजर चल रहा चलेगा। है? हाँ बोलो, इस वक्त अभी की रिपोर्ट है, इस वक्त बुलडोजर जो चल रहा है? लेटेस्ट खबर है कि अच्छा, वहां पर आश्चर्य की बात देखिए, आश्चर्य की बात हाँ, ये है कि जिसको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की भी बात कहते हैं कि हम्म निषादों ने इस बार इनको वोट दिया है। निषाद जो लगभग पूरी तरह से भाजपा के साथ में, और भाजपा के साथ में निषाद पार्टी है उनके साथ में थे, इस बात कोई 30-40% निषाद जो है वो इनके साथ गए थे। उसके अन्य कारण थे जो भी थे, और उनकी ही एक उसी समाज की एक बच्ची के साथ ऐसा कुकर्म होता है, और ये जो है बेशर्मी से खीसें निपोर के और खड़े हो जाते हैं मोहित खान के साथ। जी। तो आपने जो कहा ना सर कि योगी जी एजेंडा सेट कर रहे हैं,
वो जो बड़ी लकीर खींचने वाली बात है ना सर, वो अब आज की तारीख में योगी जी बता रहे हैं मोदी जी को कि इस प्रकार से देश चलाइए, इस प्रकार से शासन चलाइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाला फॉर्मूला आपका फेल हो चुका है। गुंडों से किसी किस्म की मुरव्वत, किसी किस्म की रियायत नहीं करनी है। गुंडों को तो इसी तरह डंडे से डील करना पड़ेगा। और सर एक बात बताऊं, जब आप, मैं तो एक बात कहता हूं, इस देश में तुरंत लोकप्रिय होने का सबसे आसान फॉर्मूला है, अपने मोहल्ले के एक गुंडे को पीट दीजिए, आप मोहल्ले के हीरो बन जाएंगे। सर क्यों? सर हमारे देश में जो सुरक्षा है ना, सिक्योरिटी, स्पेशली इन गुंडा एलिमेंट्स हो, अच्छा उसमें भी स्पेशली सर जब माँ बहन बेटी की बात आ जाती है तो भारतीय समाज, हिंदू समाज बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा आप बताइए सर, जब वो ऑपरेशन रोमियो चला था, है, तो इन जी सबों ने, इन्हीं गुंडों ने उसका भी विरोध किया था। हाँ बिल्कुल, अब इन्होंने है, किया था। ये पूरा जो कबाल है, ये पूरा हाँ, आपका हम्म, लेफ्टिस्ट लिबरल कबाल है, इसने किया हाँ, था। इसने किया था। मोदी समर्थक, योगी समर्थक तो एक भी इस बात से नाराज नहीं था। वो तो आज भी कहता है कि नहीं, वो रोमियो स्क्वाड दोबारा रोड पे डिप्लॉय कीजिए। तो सर ये तो हमेशा इन्हीं गुंडों के साथ खड़े हुआ है ये कबाल पूरा। सर ये वही लोग हैं ना कि वो बरेली वाले उस बार्बर के जनाजे में 30,000 इकट्ठे खड़े, 30,000 एकत्रित हुए थे। है, इनका तो, इनके लिए आइकॉन, इनके लिए तो हीरो वो बरेली वाला बार्बर हो गया। सर चलिए, वो जो था वो क्या नाम, अयोध्या, वहां मुंबई में बम रखने वाले कांड में, और वो सब जितने थे आतंकवादी थे, उनके समर्थन में ये 50, उनके जनाजे में 50-50 हजार की भीड़ इकट्ठी करते थे, कश्मीर में इकट्ठी करते थे, तो वो बात फिर भी समझ में आती थी। उनको तो ये अपना, इनको तो एक गाजी मानते हैं। वो तो कहते हैं कि देव, वो दीन के जो है वो योद्धा है। वो बरेली वाला जो हज्जाम था, जो उस परिवार में रुपए की मदद मांगने गया था और उसने 2 छोटे छोटे बच्चों को जिबे कर दिया था, उसके जनाजे में ये पूरी कौम टूट के क्यों गई थी? इसका मतलब तुम शुरू से इन गुंडों के समर्थक हो। तो सर योगी जी जो है ना, वो समाज की नस समझ रहे हैं। और पहले नेम प्लेट वाला मसला, उसके बाद ये लव जिहाद वाला कानून, और उसके बाद अब ये अयोध्या केस में उसके कपार पर लेके बुलडोजर चढ़ा देना। सर ये तमाम बातें, और यही, उन्होंने ये भी कह दिया ना कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। हाँ। और सर एक बात बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, या आई डोंट वांट टू साउंड माउथ पीस ऑफ बीजेपी, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भाजपा को भी ना सर थोड़ा सा मिमियाने की आदत पड़ गई आजकल, भाजपा की हाईकमांड को। और मुझे आजकल पता क्यों, है बहुत समय से है। है ना, तो इनको दहाड़ने वाले लोग पसंद नहीं आते। और मोदी जी का तो गैग ऑर्डर बहुत पुराना है, किसी सांसद को, किसी सांसद विधायक को, किसी नेता को बोलना नहीं है, मुंह से जुबान नहीं फूटनी चाहिए, सिर्फ मैं बोलूंगा। उनको ये बीमारी है, है 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 ना, वो जो गैग ऑर्डर है। तो सर मुझे पता है ये जो मोदी जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना, उसमें योगी जी के ये एक्शन उनको पसंद नहीं आते, ये हमें भी पता है, पर सर जनता को पसंद आ रहे हैं। मोदी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जनता को ऐसा ही शासक चाहिए, उनको आपकी तरह ढुलमुल पिलपिला नेता नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ।
मैंने मेरे ख्याल से हम इसको शायद चर्चा कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। लेकिन मैंने यूं ही एक पोल कंडक्ट कर दिया था वो याद है मेरे मुझे, बिल्कुल। वो अभी आपने मेरे कल भी उसकी चर्चा की है, आपने मेरे साथ भी वो चर्चा की थी। 70% पीपल वांट योगी टू बी द पीएम फेस इन 2029। राइट 70% 70% और 21% मोदी। मोदी, और ये भाजपा आप समर्थकों की राय है। बिल्कुल, मेरे यहाँ तो भाजपा समर्थक ही है अधिकतर, और थोड़े बहुत नहीं, लगभग 28,000, हाँ टोटल नंबर था 28,499। जी इतने लोगों ने वोट किया उसमें। सर, इससे बड़ा आई ओपनर बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए क्या होगा? अमित शाह तो अच्छा, बेचारे 6% पे थे। 6% पे थे। इसका मतलब उनको एक बात तो, अच्छा, मेरे एक मित्र ने आपके वाले उस पोल पे एक टिप्पणी की कि अरे भाई अभी से आप लोग ये सब क्यों पोल कर रहे हैं, आप लोग को पता नहीं है, देयर इज नो वैकेंसी है टिल 2029 इन दिल्ली। अरे मैंने कहा हमें ये भी तो मालूम है कि 2029 में एक आदमी रिटायर होने वाला है, नहीं होगा तो हम लोग बोल देंगे कि है अब रिटायर हो जाओ तुम। ये उस व्यक्ति को भारत की जनता इशारा कर रही है कि मोदी जी, मई 2029 को आपको रिटायर होना है। सर मैं आपको बता रहा हूं आपको, आज अब आप एक काम करिए, मेरा एक सुझाव है आपको, आप एक पोल और करा दीजिए कि क्या आपको लगता है कि 2029 में मोदी जी को 2000 में 29 की मई महीने में मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए, यस या नो? सर 90% भाजपा समर्थक कहेगा हाँ हो जाना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। अब ये, अच्छा, आप इसमें योगी जी को मत पूछिए, इस पोल में योगी जी का नाम मत लीजिए, आप फिर भी इतना सवाल कीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी को अब जो है 2029 में रिटायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि कंटिन्यू करना चाहिए? मैं बता रहा हूं सर। एक एक बात और इसी में जो है शामिल हो गई इस समय, ये योगी जी के सामने जो है ये 2-3 केस एक साथ आ गए। एक अयोध्या वाला आ गया, एक वो लखनऊ वाला शोधों वाला आ गया, और एक हरदोई वाला आ गया। और तीनों में उन्होंने ऐसी शानदार कार्रवाई कर दी कि पूरी जनता जो है वो वाह वाह कर रही है। जी और जब वो देखते हैं कि दिल्ली में इस प्रकार के केस होते हैं और उसमें कार्रवाई नहीं होती, तो वो तुरंत तुलना करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर में है ना डायरेक्ट, तो उसकी तुलना होती है, तुरंत होती है तुलना। अब इसको कैसे रोकेंगे आप? लोग तो तुलना करेंगे ना। सर, बिल्कुल तुलना होगी, तुलना होनी चाहिए। और सर एक बात मैं तो बताऊं कि भाई आरएसएस को भी और बीजेपी की हाई कमांड, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को भी ये समझ लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती। और मैं एक बात और बताऊं आपको, ये जो आप इसको नेशनल लेवल पे ये पोल करा लीजिए, ये अगला प्राइम मिनिस्टर देश की जनता किसको देखना चाहती है, और अब की बार जो पोल कराइएगा ना, उसमें बीजेपी के ये दो लीडर्स के साथ राहुल गांधी और इस टाइप के कोई इंडिया अलायंस के भी एक दो डाल दीजिएगा, 4 लोग, फिर देख लीजिएगा आप। तो आपको नेशनल लेवल पे, और सर एक बात बताऊं आपको, योगी जी ने सचमुच मोदी जी के लिए बड़ी लकीर खींच दी है। अब तक तो हम लोग ये कहते थे ना कि मोदी जी का कंपटीशन अमित शाह से है, योगी का कंपटीशन अमित शाह से है। नहीं सर, 4 जून के बाद नाउ योगी इज अ कंटेंडर इन फ्रंट ऑफ मोदी जी। देश को योगी चाहिए, और वो एजेंडा योगी जी ने पिछले 1 महीने में सेट कर दिया। और जिस हिसाब से चल रहे हैं सर, आप देख लीजिएगा हर महीने
मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा, हर महीने कम से कम 3 इंसिडेंट ऐसे होंगे जहां योगी एक डिसिसिव नेता के रूप में सामने आएंगे। भाई वो नुजुल संपत्तियों वाला, सर वो बहुत बड़ा निर्णय है। वो तो अभी वो जो पोस्टपोन कर दिया ना। नहीं 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 सर, वो पोस्टपोन नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। वो अभी तो सेलेक्ट कमेटी के पास गया है ना सर। वो मैं आपको बताऊं, ये कोई नया एजेंडा नहीं है योगी जी का। एलडीए के चेयरमैन एक बहुत ईमानदार आईएएस अफसर हुआ करते थे। आज से करीब, ये बात है सर 4 या 5 साल पुरानी, जब योगी जी का जो प्रथम कार्यकाल था, तो उसमें उन्होंने एलडीए के चेयरमैन उनको लगा दिया, नाम भूल रहा हूं मैं उनका। और उसी टीम में एक और जो है प्रशासनिक अधिकारी लखनऊ के, वो मेरे मित्र थे सर। उनको ये नुजूल वाला डिपार्टमेंट उनको दे दिया, 5 साल पुरानी बात है ये। और उन्होंने सर एक एक करके नुजूल वाली संपत्तियां जिनके जिनके कब्जे में थी, उनको नोटिस भेजना शुरू किया। सर सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा नेताओं को हुई। भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है चक्कर काटने लगे और योगी जी ने किसी की नहीं सुनी। फिर सांसद राजनाथ सिंह जी आए, उन्होंने कह के वो ऑपरेशन रुकवाया और उस अधिकारी का ट्रांसफर एलडीए से हुआ। मैं ये पूरी जिम्मेवारी पूर्वक बता रहा हूं आपको। खुद राजनाथ सिंह ने वो तबादला कराया और वो पूरी मुहिम रुकवाई। तो सर ये मुहिम बहुत पुरानी है और ये योगी जी का एजेंडा है। और योगी जी बहुत सारी नुजुल संपत्तियों को इन निजी हाथों में, ये जो लोग सर, बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज है लखनऊ की, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जिनकी कीमत अरबों खरबों रुपए में है। और देर हाँ, आर फ्यू लोगों का तो ये पीपल। इसमें कहना है, जो मैंने इसकी डीप स्टडी नहीं की है, लेकिन ऊपर-ऊपर तो ये कह रहे हैं कि साहब कि इससे जो है वो जो बहुत सारे जो जनरल पब्लिक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सर झूठ बोल रहे हैं। योगी जी ने जितनी सरकारी विभागों के कब्जे में है, या जिन बिल्डिंग्स में या जिन जमीनों पे सरकारी विभाग, हाई कोर्ट, थाने, कचहरियां, उसके बाद आपके जो सरकारी विभागों के कार्यालय चल रहे हैं, उनको टच नहीं किया, उसको इससे बाहर रखा है। और जो गरीब लोगों के मकान हैं, जो नुजुल की संपत्ति में बने हुए हैं, उनको टच करने का आदेश नहीं है। सिर्फ बड़ी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है ना, स्कूल कॉलेजेस हैं, जो बड़े बड़े कॉमर्शियल हाउसेस हैं, जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिनसे करोड़ों रुपए का किराया एंजॉय किया जा रहा है, जिनकी एक बिल्डिंग ऐसी है जिसकी 5 करोड़ रुपए की सालाना वो है, किराया है सर, सिर्फ उनको नोटिस गया है। गरीब लोगों को, जिन्होंने 30, 40, 50 गज के मकान बना रखे हैं ना नुजुल की संपत्ति पे, उन पे ऐसा कोई नहीं है। उनको पहले ही योगी जी ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, क्योंकि योगी जी भी समझते हैं। अभी दिल्ली में क्या हुआ था, जब ये क्या नाम, कुकरैल नदी का जो तट था, उस पर जो अकबर नगर बसा हुआ था, जब योगी जी ने पूरा ढहवा दिया, तो 2 और ऐसे ही हिंदू मोहल्ले, उनको भी कुछ अधिकारियों ने चिन्हित करने की कोशिश की थी, उन पे भी नोटिस चले गए थे। योगी जी ने तुरंत रुकवा दिया, है रुको कुछ नहीं। और बल्कि जिन अधिकारियों ने बदमाशी की थी उनको खींच दिया, वो सब अपने अपने उनको लाइन हाजिर कर दिया। तो योगी जी समझते हैं, योगी जी इतने कोई कैसे इतने कच्चे नहीं है कि कोई भी उनसे कुछ भी करवा लेगा। योगी जी को भी ये मालूम है कि कौन सा कदम कहां तक जाके उठाना है। पर इसमें सर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, और भाजपा के मगरमच्छ, भाजपा में मगरमच्छों की कमी नहीं है वैसे। सर सर आखिर भाजपा में भी तो वही तालाब है। तो भाजपा के जो मगरमच्छ हैं, ये नुजुल वाली जो अधिनियम है, ये जो बिल है,
इसका सबसे बड़ा तकलीफ भाजपाइयों को है। अभी एक उपचुनाव हुआ था मेरे ख्याल से लखनऊ पूर्व का या लखनऊ पूर्व शायद। उसके जो जिनको टिकट दिया गया है ओपी श्रीवास्तव जी, राजनाथ सिंह जी जिन्हें टिकट दिलवाया, वो ओपी श्रीवास्तव जी कौन है जरा आप पता कर लीजिए। जी। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं सही बताऊं आपको। तो भाई बड़े माफिया लैंडलॉर्ड रहे हैं ना। जरूर तो रहे होंगे। ऐसे लोगों को भी टिकट दिलवाया जाता है। एक और बात हुई है जिसको लेके अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो उसका जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाएगा और मेरे विचार से राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसमें आएगा बीच में। लेकिन अभी अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ गया SC ST के जातियों के उपविभाजन के बारे में, उसको देख के मुझे लग रहा है कि भाई बहुत भयंकर पार्टियों में विशेषकर से बड़ा भयंकर एक भूचाल सा आया हुआ है अंदरूनी, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। समाजवादी पार्टी ने उसका स्वागत कर दिया, कांग्रेस के कई सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया कि हम उसको तुरंत लागू कर देंगे। दूसरी तरफ मायावती उसके विरोध में है, चंद्रशेखर रावण उसके विरोध में है, और भारतीय जनता पार्टी अभी चुप बैठी हुई है, मेरे ख्याल से मजे ले रही है। आप इसको जो है वो उत्तर प्रदेश की विशेष करके राजनीति पर और राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव देखते हैं? सर, मैं इतना जानता हूं कि आरक्षण का मजा, आरक्षण की सारी मलाई ओबीसीज में अहिर खा गए और एससीज में जाटव खा गए और एसटीज में मीणे खा गए। इस बात को 700-800 उपजातियां जो हैं वो अच्छी तरह रियलाइज करती हैं, समझती हैं, जानती हैं। और आप सिर्फ ये कह के कि संविधान, राजस्थान में ओबीसी में नंबर 1 पे जाट है। यहाँ भी जाटों को जब हाँ से ओबीसी में लिया गया तो उन्होंने सारी ओबीसी की पूरा आरक्षण जो है वो मोनोपोलाइज कर लिया। जी। तो सर, जो क्रीमी लेयर तैयार हुई है ना इन तीनों आरक्षण वर्गों में, सर गरीब आदमी जो है ना वो इस बात को समझता है और एक बार सर इनके बहकावे में आ सकता है, बार बार नहीं आएगा। और मोदी जी या बीजेपी लीडरशिप निश्चित रूप से कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे कि इन तीनों क्रीमी लेयर जो जातियां हैं इनको, इनके सामने जो वंचित शोषित सचमुच का जो समाज है, जिसको आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिल पाया, उनको फ्रंट पे लाके राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए, इसकी तैयारी बीजेपी कर रही होगी, पक्की बात है। हालांकि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बीजेपी ने इस पे क्या स्ट्रेटेजी बनाई है या इसको क्या क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोगों को तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है ना कि क्या लाइन लेनी है। भाई आजकल तो हम लोग भी तो फ्रंट पे लड़ने वाले योद्धा हो गए ना। तो, तो लाइन तो अल्टीमेटली हमको मिल ही जाएगी। हम्म, तो हम्म, पर सर ये बात है कि ये समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला निर्णय है और बीजेपी अगर अपने पत्ते सही खेलेगी तो ये एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है, मैं इतना समझता हूं। जी। इसमें जो अम्बेडकरवादी एक वर्ग है उसमें भारी मेल्टडाउन देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल जो है ना वो ऐसा लग रहा है उनके सारे धागे खुल गए और पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। सर ये वही भीम क्रीमी लेयर वाले भीम मीम वाला अम्बेडकर। जो सारा जो जो भीम मीम हाँ वाले थे, वो तो पूरी तरह से बिखरे हुए दिख रहे हैं इस समय। वो तो बाल नोच रहे हैं
कुछ दिलीप मंडल जैसे लोग हैं, जरा उनकी टाइमलाइन पे आप जाके देख लीजिए, तो पता नहीं क्या वो पूरी व्यवस्था को गाली दे रहे हैं और सारे जजेस को गाली दे रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ को गाली दे रहे हैं। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई, जो सबसे बड़ा धमाका किया है और जो सबसे तगड़ा जजमेंट लिखा है, वो तो जस्टिस गवाई ने लिखा है। वो तो स्वयं दलित परिवार में पैदा हुए थे, अच्छा, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चों को नहीं चाहिए। जिस स्थिति में मैं हूँ, यदि मेरे बच्चे भी रिजर्वेशन लेंगे तो जो वाक़ई गरीब है उसका क्या होगा? तो सर ये बात तो खुद जो इन तीनों रिजर्वेशन एंजॉय करने वाले जो वर्ग है, उसकी जो क्रीमी लेयर है, सर ये बात तो खुद उनके मुंह से निकलनी चाहिए ना। जो बात जस्टिस गवई ने कही है, ये बात तो वाकई सर बड़ी जायज बात है कि हम आखिर कब तक मलाई खाते रहेंगे। और एक जनरेशन ने मलाई खा ली तो दूसरी जनरेशन किस हक से मलाई खाना चाहती है? रिजर्वेशन का लाभ तो सचमुच वंचितों को मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल सर, ये अच्छा, मैं ये मानता हूं कि सर ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का ना, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक बनेगा आने वाले समय में राजनीतिक दलों के लिए। और राजनीतिक दल इस पे बहुत संभाल के जो है अपनी चालें चल रहे होंगे इस समय, अंदर अंदर जो तैयारी चल रही होगी। देखिए, मैं आपको तथ्य बता देता हूँ, जो हुआ है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसको तुरंत इसका स्वागत किया और कहा कि हम इसको कर्नाटका में लागू करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना देश में सबसे पहला राज्य बनेगा इसको लागू करने वाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका स्वागत किया और उनकी जो विरोधी पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जगन रेड्डी वाली, उन्होंने भी इसका स्वागत किया। बस ये कहा कि भाई इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इसका स्वागत कर दिया, सीपीआई ने स्वागत कर दिया, वामपंथ ने स्वागत कर दिया, समाजवादी पार्टी ने स्वागत कर दिया साहब, समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस जो है वो, उनकी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो अब आप देखिए धारा किस ओर जा रही है। नहीं, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तो जब कृषि वो कानून आए थे, वो खटाखट वाले कहाँ गए? खटाखट वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब कृषि कानून आए थे तो इस टिकैत ने कहा था कि मेरे पिताजी की आत्मा आज बड़ी प्रसन्न हो रही होगी, और वो जिस चीज के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया वो आज हमें इस कानून से मिल गई। और खुद हरसिमरत कौर बादल ने और सुखबीर बादल ने उसका स्वागत किया था, और 10 दिन में पलट गए थे सब। क्यों? तो सर आज इन्होंने स्वागत किया है, अभी ये अपना नफा नुकसान टटोलेंगे, 10 दिन बाद भी ये इसी तरह स्वागत की मुद्रा में रहेंगे। ये देखने वाली बात है सर। ये तो अभी अभी हम आगे चल के देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या इसको किस तरीके से जो है भुनाती हैं। लेट अस सी, लेट अस वेट एंड वॉच। पर योगी जी जो है सर, इसमें भी ना आप देख लीजिएगा, योगी जी इसमें भी फ्रंट से लीड करेंगे। एक चीज तो योगी जी ने सिद्ध कर दी कि जो लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब की योगी जी जो है वो केवल प्रशासक हैं, उनको राजनीति नहीं आती। उन्होंने दिखा दिया कि उनको जो राजनीति आती है, फ्रंट फुट पे बैटिंग करके वो राजनीति उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है। इस समय सारे लोग डिफेंसिव हैं, चाहे वो उनके बीजेपी के ही सहयोगी हों और चाहे वो दूसरी पार्टियों के हों। सर बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, प्रयागराज का वो जो करवरिया परिवार जी, है जिसको जी। उम्र कैद की सजा हुई थी, और योगी जी ने उसकी सजा माफ करके उसको जेल से बाहर निकाला। सर इससे प्रयागराज रीजन की राजनीति में एक बहुत जबरदस्त चर्निंग चल रही है इस समय। और क्योंकि वो परिवार जो है ना, वो ब्राह्मण परिवार है,
जी। और बड़ा प्रभावशाली परिवार है उस इलाके का, और उसको बाहर लाके, अच्छा अभी आपने ध्यान दिया होगा एक और राजनीति चल रही है, वो हरिशंकर तिवारी की कहीं मूर्ति उर्ति लगने की बात चल रही है। हम्म। तो सर ये जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है ना, नहीं, वो हरिशंकर तिवारी वाली तो जो उसमें तो पॉलिटिक्स ये उल्टी हो गई, उनकी तो शिकायत हो गई कि वो ग्राम सभा की जमीन पे बना रहे हैं, उस पर तो एक्शन वैक्शन हो गया, उल्टा हो गया बल्कि। सर वो आप अभी अभी सर ये पहला कदम है, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, आपको उसमें और दूसरे तरीके से जो है डेवलपमेंट्स दिखाई देंगी। सर उतना ही नहीं है, वो गोरखपुर क्षेत्र में एक और ब्राह्मण जो कि आजीवन सजा काट रहा था, उसको भी बाहर लाया गया है, अमरमणि त्रिपाठी के परिवार को। हम्म। करवरिया साहब बाहर आए हैं। हम्म। एक बड़ी डिफाइनिंग फिगर है हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के क्षेत्र में। तो सर आपने कहा ना कि योगी जी सिर्फ प्रशासक नहीं है, उनको पॉलिटिक्स भी आती है। अब तो वो बाकायदे जातीय राजनीति जो है उसको बहुत कायदे से डील कर रहे हैं, और जो जातीय छत्रप उत्तर प्रदेश में उनके सामने उभर रहे थे, या जो उनके राकर रोड़ा बने हुए थे, उनको बहुत स्मार्टली डील कर रहे थे। ये मैं आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में। केशव मौर्य आप कहाँ हैं? तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों वो अभी साइडलाइन कर दिए गए हैं। और ब्रजेश पाठक तो बिल्कुल ही मान लीजिए कि नाउ ही इज नो मोर एन इशू इन उत्तर प्रदेश। और ये पूरा जो मैंने ये जो 3 ब्राह्मण परिवारों का नाम लिया है ना, करवरिया, हरशंकर तिवारी और अमरमणि, ये सारा कुछ इट इज ऑल रिलेटेड टू ब्रजेश पाठक पॉलिटिक्स इन पूर्वांचल। आप ये देखिए ना कि तीनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों पूर्वांचल से आते हैं। हम्म। करेक्ट। ये भी सोच रहे भाई, कायदन तो अगर बैलेंस बनाना था तो एक उप मुख्यमंत्री जो है वो पश्चिम से होना चाहिए था ना कहीं से। अब सुना है कि वहां पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की बात हाँ, चल रही है, बात चल रही है, अब देखते हैं। क्योंकि ब्रजेश पाठक तो अपने डिपार्टमेंट में भी फेल है, जी। और उनको तो उपकार करके उनका विधानसभा क्षेत्र परिवर्तित किया गया था, नहीं तो वो भी हार जाते केशव प्रसाद मौर्य की तरह। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का जो सेफेस्ट विधानसभा क्षेत्र है लखनऊ कैंट, वो जी। उनको दिया गया किसी और का हक मार के, जी। और उन्होंने अपना क्षेत्र इतना बर्बाद कर दिया कि वहां से भाजपा हार गई। सर वो पर एक इतना मैं मेरी एक टिप्पणी ये रहेगी कि वो टेनिस में एक जब वो होता है ड्यूस होता है ना, तो एडवांटेज होता है एक। तो सर भाजपा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, उसमें एडवांटेज इस वक्त योगी जी हैं। देखिए, योगी जी की टांग खिंचाई के प्रयास तो अभी भी चल रहे हैं ऊपर से, ऐसा तो बिल्कुल बंद तो नहीं हुए। नहीं नहीं, हालांकि लोग उसका कह रहे हैं कि साहब की संघ ने जो है वो पूरी तरह से उनके पक्ष में पाला खींच दिया है, और कई सारे और लोग भी योगी जी के पक्ष में आ गए हैं, मोदी जी न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन जो प्रतिद्वंदी हैं वहां पर वो तो नहीं शांत हुए ना। तो सर उनका मुझे लगता है कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि यदि मोदी जी न्यूट्रल हो जाए और संघ का साथ मिल जाए, तो योगी जी अपने आप ही सबसे बड़ी फिगर बन जाते हैं।
मुझे एक चीज और लगती है सर कि योगी जी ने जो अन्य जो बड़े लीडर्स हैं, क्षेत्रीय लीडर्स, उनके साथ भी कुछ उनका तालमेल बेहतर हुआ है या उन्होंने उनसे तालमेल मिलाने की कोशिश की है। लीडर्स लाइक शिवराज सिंह जी या और जो रीजनल लीडर्स रहे हैं, जो राज्यों के जो सफल बड़े लीडर्स रहे हैं, योगी जी की उनके साथ अच्छा तालमेल होगा मेरे हिसाब से, या उनको कर लेना चाहिए। तो योगी जी की जो स्थिति है वो भाजपा में और सुदृढ़ हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, और 2029 के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। पर अभी फिलहाल तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो 10 सीटों का उपचुनाव। अगर यदि वो उपचुनाव में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सीधी सी बात है, अगर इन 10 सीटों पे बीजेपी ने उपचुनाव में अच्छा परफॉर्म किया, तब नथिंग कैन स्टॉप योगी। सीधी सी बात है। और ये इसके टिकट वितरण से ही आपको पता लग जाएगा, ये 10 सीटों पर किसको टिकट देते हैं, कौन देता है, टिकट वितरण किसके हाथ से होता है, किसकी चलती है, इसी से सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी। बस तब तक इंतजार कीजिए। अब मिल्कीपुर में क्या होगा? बड़ा कांड हो गया है और बड़ी चर्निंग हो रही है वहाँ पे। मिल्कीपुर उपचुनाव में अब क्या होगा? हमारे अयोध्या के राजा जो हैं, उनके बेटवा जी जिनको टिकट मिलने वाला है, वो क्या करेंगे फिर? अच्छी लड़ाई होगी मेरे हिसाब से, और बीजेपी को एज रहनी चाहिए, क्योंकि जी। एक तो योगी जी उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएंगे। मिल्कीपुर का चुनाव योगी जी के लिए और पूरी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा। और एक चीज और बताऊं आपको सर, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वरुण ग्रोवर, हम्म। मुंबई वाला। हम्म। उसका एक शॉर्ट आया हुआ है मार्केट में, वो चल रहा था। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ 5 साल इस बात में हंस सकता हूं कि भाजपा अयोध्या हार गई। सर, लेफ्ट लिबरल कबाल के लिए अयोध्या हार जाना इतने ज्यादा हर्ष, इतने ज्यादा खुशी का विषय, आप देख लीजिए कि वो 5 साल तक इस बात से पे हंस सकता है और खुशी मना सकता है। तो सर, हिंदुओं को सर इससे बड़ा और क्या तमाचा चाहिए अपने मुंह पे कि तुम्हारे, हालांकि अयोध्या तुम फिर भी जीते हो, फैजाबाद हारे हो। फैजाबाद अयोध्या नाम से तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं है। नहीं है ना? फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जीते हैं, और बीकापुर, मिल्कीपुर, दरियाबाद और रुदौली, ये 4 हारे। हाँ, तो सर हिंदुओं को ना, अयोध्या के अयोध्या हिंदुओं, फैजाबाद में आता है, तो वो जीते हाँ, हैं। उसके हिंदुओं को, उस रीजन के हिंदुओं के लिए एक ये बहुत बड़ा तमाचा है। अब वो उसके दर्द को वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सर हम तो यहां बैठ के कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये कितना बड़ा इशू है हिंदू अस्मिता के लिए। इस बात को स्वीकार करने की, समझने की जरूरत है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। तो अंत में इसको समाप्त करें, और जी आप सर। इस समय जो योगी जी जो कुछ वो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज जो है उसको बहुत हाथों हाथ ले रहा है? सर, मैं इसको ये मानता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने कोर एजेंडा, कोर इशू और कोर वोटर को एड्रेस करने की ओर चल पड़ी है। योगी जी के नेतृत्व में, कायदन ये काम मोदी जी के नेतृत्व में होना चाहिए था, परंतु योगी जी के नेतृत्व में पूरी भाजपा, पूरे देश की भाजपा अपने कोर इश्यूज को एड्रेस करने की तरफ चल पड़ी है, कोर वोटर को एड्रेस करने की तरफ चल पड़ी है। और मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि ये काम योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं इसको ऐसे देखता हूं। जी। तो आइए आज की चर्चा को अब
यहीं पर विराम देते हैं। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।